नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन। दोस्तों बता दें कि ये यूनिट नंबर 9 है और इसमें जो लेसन का नाम है वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से संबंधित हम लोग सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले एक वीडियो गई हुई है हाइड्रोजन की, इस लेसन की, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन के बारे में सब कुछ पढ़े हुए हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन पाया कहाँ जाता है, हाइड्रोजन शब्द का मतलब क्या है, और दोस्तों हाइड्रोजन किन किन चीज़ों में पाया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हाइड्रोजन के द्वारा पॉसिबल हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग हाइड्रोजन में पढ़े हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं अगर रिपीट कर दूं तो देखिए हाइड्रोजन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए सबसे लाइटेस्ट गैस इस इन्वायरमेंट में कौन है, लाइटेस्ट गैस कौन है, तो हाइड्रोजन है। अगर कहा जाए कि सबसे हॉटेस्ट गैस कौन है, तो हॉटेस्ट गैस इस पूरे इन्वायरमेंट में कौन है, वो भी हाइड्रोजन है। अगर कहा जाए, देखिए हाइड्रोजन को हम H2 लिख रहे हैं या केवल H लिखेंगे तब भी बात वही रहेगी, ठीक है। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ क्या है, हाइड्रोजन शब्द का अर्थ है हाइड्रो प्लस जेन। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, जेन मीन्स होता है जेनेसिस करना या मेकर, मतलब कि उत्पन्न करने वाला। हाइड्रो मीन्स होता है जल, जल को, और फिर जेन मीन्स होता है उत्पन्न करने वाला, मतलब जल को उत्पन्न करने वाले तत्व को हम हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप तो 3 आइसोटोप हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। आइसोटोप से दोस्तों 3 होते हैं। 3 में से पहला कौन होता है, 1H1, मतलब इसको कहते हैं या P से दिखाते हैं प्रोटियम। 1H2 दूसरा होता है, इसको D से दिखाते हैं ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है 1H3 जिसको कहते हैं ट्राइट्रियम या टाइट्रान। देखिए इसकी खास बात क्या है, ये हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक है, इसको भारी हाइड्रोजन कहते हैं। या हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन है, यह है ड्यूटेरियम या ड्यूट्रान इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। अगर कहा जाए कि सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, ठीक है, मतलब कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, मतलब कि ये ऊर्जा कहाँ से आती है, ये प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य से आता है। सूर्य पर जो अपार ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, तो वो बता दें कि सूर्य पर एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है FUSION, जिसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सूर्य पर लगातार होती रहती है, जिससे हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसलिए सूर्य पर अपार ऊर्जा इसी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इसमें होता क्या दोस्तों, हाइड्रोजन के हल्के हल्के 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन के हल्के हल्के 2 या 2 से अधिक नाभिक आपस में मिलकर हीलियम जैसे भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और यह अभिक्रिया कहाँ होती है, सूर्य पर होती है। इसी अभिक्रिया के कारण सूर्य पर इतनी अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमको मिल पाती है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं कि हाइड्रोजन का और क्या रोल है, हाइड्रोजन और कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों देखिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, चाहे वो स्टार्च है, चाहे वो सेलुलोज है, चाहे वो ग्लाइकोजन है, ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉलीसेकेराइड हैं, चाहे वो ग्लाइकोजन हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, ये सभी, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट्स हो, वो सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी किससे बनते हैं, तो वो सभी हाइड्रोजन से बनते हैं। अगर दोस्तों बात करें, अगर हम स्टैंडर्ड मतलब कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे बनता है, तो वो भी बनता है किससे दोस्तों, हाइड्रोजन से। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जो होता है या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, उसका विभव कितना होता है, तो उसका होता है 0.0 वोल्ट। उससे क्या फायदा होता है, उससे हम किसी भी अर्ध सेल का या पूर्ण सेल का हम विभव निकाल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इस हाइड्रोजन के बाद कुछ हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड्स को हम लोग एक एक करके अगली वीडियो में पढ़ते जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वाटर। अब दोस्तों देखिए जो वाटर होता है ना, मतलब पानी, ये किससे बनता है, तो ये हाइड्रोजन से बनता है। जैसा कि नाम से ही मतलब देखिए निकल रहा है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, जेन मीन्स होता है जेनेसिस करने वाला, मतलब कि पानी बनाने वाला या पानी उत्पन्न करने वाला जो तत्व है उसका हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। मतलब कि हाइड्रोजन पानी बनाने वाला तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की कितने यौगिक हैं, तो देखिए हाइड्रोजन के कुछ यौगिक हैं, जैसे पहला यौगिक है H2 को क्या कहते हैं, डाई हाइड्रोजन। डाई मतलब 2, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन है। यह क्या है, यह हाइड्रोजन का एक यौगिक है। दूसरा क्या है, H2O मतलब क्या है, यह हाइड्रोजन से बना हुआ एक यौगिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस द्रव को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं,
तो वो है H2O, मतलब कि वाटर है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन का एक यौगिक है, हाइड्रोजन का एक यौगिक है। दूसरा यौगिक क्या है, भारी जल। भारी जल क्या होता है, यह साधारण जल हो गया और यह भारी जल हो गया, ठीक है। देखिए HOD, HOH अगर कहें, HHO मतलब H2O, ये साधारण जल हो गया। अगर आपसे कहीं कंफ्यूजन के लिए HOD लिख दिया गया तो आप इसको कहेंगे अर्ध भारी जल। क्या कहेंगे, अर्ध भारी जल। और अगर यहाँ भी D हो गया, यहाँ भी O हो गया, यहाँ भी D हो गया, D2O मतलब भारी जल। अगर आपसे कहीं इस तरह पूछा जाए DOD क्या है, तो आप कहेंगे भारी जल। ये क्या है, तो ये अर्ध भारी जल। ये क्या है, ये साधारण जल बोलेंगे, ठीक है। ये सभी क्या है, ये हाइड्रोजन के एक कंपाउंड्स हैं, आगे वाले, ठीक है। जैसे कि मतलब एक से बढ़कर एक कंपाउंड है, उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए आगे क्या आएगा, H2O2, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी क्या है, यह भी हाइड्रोजन का एक कंपाउंड्स है। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे साधारण जल की, तो देखिए आपको मालूम है कि इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे इन्वायरमेंट में जल की कितनी मात्रा पीने योग्य है, तो आपको मालूम होगा लगभग 2.% 2.04% ये पीने योग्य जल है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे अर्थ पर कितने परसेंट लगभग जल है, तो 78% लगभग जल पाया जाता है, ठीक है। जो कि किस रूप में है, जो कि मैरीन वाटर के रूप में आपसे पाया जाता है, आपको पाया जाता है, ठीक है। मैरीन वाटर, ये कौन सा जल है दोस्तों, इसे कहते हैं खारा जल या समुद्री जल। अब देखिए ये जल खारा क्यों होता है, क्योंकि इसमें नमक घुले होते हैं, लवण घुले होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा है, तो इसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जो पीने योग्य पानी है ना, वो 2.04% के लगभग में है, ये पीने वाला पानी है। और ये फ्रेश वाटर क्यों कहा जाता है, देखिए क्योंकि ये पानी आपका क्या होता है, ये जो नलकूप होते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल होते हैं, जो समरसेबल होता है, ठीक है, ये सभी कैसे वाटर कहलाते हैं, फ्रेश वाटर। मतलब इसमें देखिए रिवर आती है, रिवर मतलब नदी, कैनाल मतलब जितनी नहरें हैं, नहरों का पानी, ठीक है। वेल मतलब कुएं का पानी, ट्यूबवेल मतलब नलकूप। इन सभी से जो भी पानी निकलता है ना, वो सभी क्या होता है, झील, तालाब, गढ़ई, पोखरा, इन सब का जो पानी है वो क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर कहलाता है। दूसरा वाटर कौन सा होता है, मैरीन वाटर होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग वाटर की बात करें, तो उसके बाद जो वाटर होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है सॉफ्ट वाटर, मतलब मृदु जल। नाम सुनेंगे आप, मृदु जल। यह कौन सा जल होता है, अभी बता रहा हूँ आगे। दूसरा कौन सा जल होता है दोस्तों, हार्ड वाटर। इसका मतलब, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, कठोर जल होता है, कठोर जल होता है। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि मृदु जल और कठोर जल में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे कि मतलब मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के संपर्क में आने पर जल्दी झाग देता है और ज़्यादा झाग देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वह जल जो साबुन के संपर्क में आने पर आसानी से अधिक झाग देता है, अधिक झाग उत्पन्न करता है, वह जल क्या कहलाएगा, मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। कठोर जल कौन सा जल होता है, मतलब ऐसा जल जो साबुन के संपर्क में आने पर झाग न दे, अगर दे भी तो कम से कम दे, ठीक है। मतलब कि जो जल साबुन के संपर्क में आने पर सरलतापूर्वक अधिक से अधिक झाग उत्पन्न करते हैं, वो मृदु जल कहलाते हैं। और जो जल साबुन के संपर्क में आने पर भी सरलता से अधिक झाग उत्पन्न नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। अब दोस्तों देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि जल कठोर क्यों हो जाता है, जल की कठोरता के क्या कारण हैं, जल की कठोरता के क्या कारण हैं। अब दोस्तों देखिए, ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कारण हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि देखिए 4 चीजें घुल जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, क्लोराइड पर 1 माइनस होता है, सल्फेट पे 2 माइनस होता है, कार्बोनेट पर डबल माइनस होता है और बाइकार्बोनेट पर 1 माइनस होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जल में क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट आयन आवश्यकता से अधिक घुल जाते हैं। तो दोस्तों इसके कारण जल में क्या आ जाती है, कठोरता। अगर हमसे पूछा जाएगा कि जल में कठोरता के क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आप बोलेंगे कि जल में कभी कभी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवण घुल जाते हैं। उनके घुलने के कारण जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। अब यह कठोरता 2 तरह की होगी, मतलब जल की कठोरता के प्रकार, जल की कठोरता के प्रकार। देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल की कठोरता के प्रकार। दोस्तों कितने तरह की कठोरता जल में पाई जाती है, तो 2 तरह की पाई जाती है।
देखिए दोनों तरह में कौन कौन होता है, एक होता है जल की अस्थायी कठोरता, एक होता है जल की कौन सी कठोरता, अस्थायी कठोरता, इसको कहते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और दूसरी होती है अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता। ये क्या होती है दोस्तों, बता दें आपको कि देखिए एक होता है अस्थायी, अस्थायी मतलब जो जल्दी ना हटे, और एक होता है अस्थायी जो जल्दी से हट सके। मतलब जल में उत्पन्न वह कठोरता जिसे सरलता पूर्वक दूर न किया जा सके वो क्या कहलाती है, अस्थायी कठोरता, और जल की ऐसी कठोरता जिसे सरलता पूर्वक दूर किया जा सके वो क्या कहलाती है, अस्थायी कठोरता, मतलब टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। दोस्तों अब देखिए हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता को किस तरह से दूर किया जा सकता है, जल की अस्थायी कठोरता को किस तरह से दूर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल के भौतिक गुण को जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं जल से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि यहाँ पे जल से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अब दोस्तों जैसे पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा तो सुन लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन कि जल की संरचना कैसी होती है, तो जल की संरचना वी आकार की होती है, वी आकार, चाहे सीधा भी बना दीजिए चाहे उल्टे भी बना दीजिए। और इसमें बंद कोण कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि 104.5 अंश का बंद कोण पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता क्या होती है, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट गुण है श्यानता, मतलब इसको कहते हैं हिंदी में इंग्लिश में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों, विस्कोसिटी एक ऐसा गुण होता है सभी द्रवों का, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी मतलब श्यानता अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो द्रव धीरे धीरे बहेगा। मतलब जो मोटा लिक्विड होता है ना उसकी श्यानता ज़्यादा होती है, जैसे गुड़ ले लीजिए, पिच ले लीजिए, मतलब चोवा ले लीजिए, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, तारकोल कहते हैं ना शायद, तो तारकोल वो क्या होता है, बहुत मोटा होता है, मतलब उसकी श्यानता बहुत ज़्यादा होती है। दूध ले लीजिए, उसकी श्यानता थोड़ा कम होती है। पानी ले लीजिए, एकदम कम होती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जल की श्यानता का मान कितना होता है तो 0.89, और श्यानता को नापते किसमें, पॉइज में, सेंटीपॉइज में, तो ये होता है जल की श्यानता कितनी होती है, 0.89 सेंटीपॉइज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट करिएगा इसे। अब देखिए श्यानता तो आपको समझ में आ गया, मतलब जिस द्रव की श्यानता बहुत ज़्यादा होगी उसके बहने की दर क्या होगी, कम होगी। श्यानता ज़्यादा तो बहने की दर कम होगी। मतलब जिस द्रव की श्यानता बहुत कम होती है वो बहुत तेजी से बहता है, और जिस द्रव की श्यानता बहुत ज़्यादा होती है वो बहुत धीमे धीमे बहता है। अगर दोस्तों बात करें कि सरफेस टेंशन कितना होता है, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव। आप जानते होंगे जितने भी द्रव होते हैं ना उन सभी का एक गुण होता है पृष्ठ तनाव का, मतलब इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को किस में नापा जाता है आपको मालूम होगा दोस्तों, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में आपको मालूम होगा कि सरफेस टेंशन को किस में नापा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, सरफेस टेंशन क्या होता है, कोई भी द्रव जब होता है ना तो उसके द्रव की ऊपर की जितने भी मतलब द्रव की सतह के ऊपर जितने भी बूंदें होती हैं या जितने भी कण होते हैं वो सभी केंद्र की तरफ एकत्रित रहते हैं, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन मतलब किसी भी द्रव की सतह पर एकांक लंबाई के लंबवत कुछ फोर्स लगता है, उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। अगर बात किया जाए कि सरफेस टेंशन कितना होता है जल का, तो दोस्तों याद रखना आपको बहुत जरूरी है, 72.8 डाइन पर या प्रति सेंटीमीटर करके इतना लगभग होता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि जल का घनत्व तो कितना होता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी होती है दोस्तों 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम कह सकते हैं 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। अब अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि जल की, जो साधारण जल होता है, सामान्य जल जो होता है, पीने योग्य जल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो देखिए उसका पीएच मान होता है 5.5 से लेके 6.5 से लेके 7.5 तक होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा पीने वाले जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.5 से 7.5 होता है। और दोस्तों पीने वाले जल का जो टेम्परेचर होता है ना वो कितना होता है, लगभग देखिए, लगभग में है डाटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ऐसा मतलब पीने वाले जल का ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसके लगभग में होता है। अगर दोस्तों अब देखिए
अगर बात किया जाए कि जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का, साधारण जल का क्वथनांक कितना होता है, तो दोस्तों आपको क्वथनांक मालूम है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 373 केल्विन हो जाएगा। 273 इसमें जोड़ देंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। और ये किसका है, ये H2O का है। किसका है, H2O का। अगर आपसे पूछा जाए D2O का क्वथनांक कितना होता है, देखिए बहुत कंपैरेटिव चीजें हैं यहाँ पे। साधारण जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन। अगर आपसे पूछा गया कि बताइए भारी जल का कितना होता है, तो आपको याद रखना है 374 केल्विन। क्या याद रखना है, 374 केल्विन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गलनांक कितना होता है, गलनांक मतलब हिमांक, हिमांक की बात अगर करते हैं कि साधारण जल का हिमांक कितना होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछा जाए गलनांक कितना होता है, तो गलनांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन दोस्तों अगर हम इसको केल्विन में बोलेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारी जल D2O का गलनांक कितना होता है, तो आप बोलेंगे 276 केल्विन। ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं ये सब चीजें छोड़कर हम आते हैं इस कठोरता पर, मतलब कि जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको रिएक्शन के माध्यम से भी आपको समझना होगा, क्योंकि आपसे ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जरूर पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कठोरता, जल की कठोरता के बारे में, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। देखिए जल दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार का जल होता है, एक होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल। मतलब मृदु जल आप किसे कहेंगे, फिर से सुन लीजिए और याद भी कर लीजिए, परिभाषा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी किताब से। देखिए वह जल जो साबुन के संपर्क में आने पर ज्यादा से ज्यादा झाग देता है और जल्दी से जल्दी झाग देता है, वो क्या कहलाता है, मृदु जल। और जो जल साबुन के संपर्क में आने पर भी जल्दी जल्दी झाग नहीं देता है, अगर देता भी है तो बहुत देरी में बहुत कम झाग देता है। मतलब ऐसा जल जो साबुन के संपर्क में आने पर अस्किता के झाग देता है। मतलब आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं, आप कह सकते हैं कि जो जल साबुन के संपर्क में आने पर बहुत देर से और बहुत ही कम मात्रा में झाग उत्पन्न करता है, वह कठोर जल कहलाता है। जल में कठोरता क्यों आ जाती है, अगर जल में कठोरता क्यों आ जाती है आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे क्योंकि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, आयन घुले रहते हैं। जब किसी भी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब किसी भी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन घुल जाते हैं, तब उसमें कठोरता उत्पन्न हो जाती है। और किस तरह की कठोरता उत्पन्न होती है, अस्थायी कठोरता। कौन सी कठोरता, अस्थायी कठोरता। अगर किसी भी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट घुल जाएंगे, तो उस जल में कौन सी कठोरता आ जाएगी, अस्थायी कठोरता। अगर आपसे पूछा जाए कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो चलिए हम लोग देखिए जल की कठोरता को दूर करने के उपाय में पढ़ लेते हैं। एक होता है, हमारे पास होता है कौन सा कठोर जल, अस्थायी कठोरता। मतलब अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय, और यहाँ पे क्या करेंगे, अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय, अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको पिछली वीडियो में तो बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन देखिए आप जहाँ तक जानते हो उसके बाद देखिए पहली विधि क्या है, उबाल कर। पहली विधि क्या है, उबाल कर, मतलब बाई बॉइलिंग। जब आप उबालेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, देखिए आप क्या करते हैं, किस जल को उबालते हैं जिसमें अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा MgHCO3। इसको जब आप उबालेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ से M ये ट्वाइस रहेगा, ठीक है। Mg एक यहाँ से O और एक यहाँ से H निकल जाएगा इधर, मतलब MgOH का ट्वाइस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 2CO2, ये गैस बन के उड़ जाएगी, बाकी ये जो है पानी में मिल जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, तब जो जल है, जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर देखिए इसी तरह से Mg अगर नहीं है, कैल्शियम है, सपोज कैल्शियम है यहाँ पे, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट की अशुद्धियाँ उसमें घुली हुई हैं, ठीक है। तो ये इसको जब आप गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, यहाँ पे बॉयल लिख सकते हैं, बॉयल यहाँ पे बॉयल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाएगा, और फिर यहाँ से 2CO2 ये गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपका ये जो है ये जल में मिल जाएगा, और इसके मिलने से आपका जल की जो कठोरता है उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, और जल की जो अस्थायी कठोरता वो दूर हो सकती है, ठीक है। अब देखिए
अगर आपकी दूसरी प्रोसेस की बात की जाए, दूसरी प्रोसेस की, ठीक है, तो वो है क्लार्क प्रोसेस। क्लार्क्स प्रोसेस, इसका मतलब क्या है? क्लार्क विधि, या इसका दूसरा नाम है लाइम प्रोसेस। लाइम प्रोसेस मतलब कि चूना विधि द्वारा, चूना विधि द्वारा। इस विधि में हम क्या करते हैं? चूना मिलाते हैं। किसमें मिलाएंगे? उस अस्थायी कठोर जल में। उसमें क्या होता है? देखिए, अस्थायी कठोर जल में जब आप चूना मिलाएंगे तो अस्थायी कठोरता क्यों होती है? बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और जब आप इसमें चूना मिलाएंगे तो होगा क्या? देखिए, ये हो गया आपका चूना, ठीक है, बुझा चूना इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे MgHCO3 बाइकार्बोनेट कितनी बार है? 2 बार है। ये एक बार कार्बोनेट इसके साथ, एक बार कार्बोनेट इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ पे HO 2 बार है, यहाँ का 2H और चला जाएगा, 2H2O बना देगा। मतलब होगा क्या? जब इसको इससे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा MgCO3, और ये पेंदी में बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और उसी तरह ये कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाएगा, और ये भी पेंदी में जाके बैठ जाएगा। इनको हम छान कर अलग कर लेंगे, और फिर यहाँ पे 2H2O है, और यहाँ से 2H, मतलब हो जाएगा 2H2O, ये पानी में आपके मिल जाएगा। ये दोनों हम छान कर अलग कर लेंगे उस जल में से, जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। अब देखिए, इसी तरह से मैग्नीशियम की जगह कौन हो सकता है? कैल्शियम। तो यहाँ भी कैल्शियम, सॉरी, यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, मतलब 2 बार कर देंगे। यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब 2 बार हो जाएगा, वो भी पेंदी में बैठ जाएगा, उसको हम छान कर अलग कर लेंगे, तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। अब देखिए, अस्थायी कठोरता को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं? देखिए, पहली विधि क्या है? परम्यूटेड विधि। परम्यूटेड विधि, ठीक है। देखिए, परम्यूटेड विधि, या इसी को कहते हैं कैलगन विधि। क्या कहते हैं दोस्तों? दिख नहीं रहा होगा तो सुन लीजिएगा, कैलगन विधि। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? जल की अस्थायी कठोरता के साथ हम लोग परम्यूटेड या जियोलाइट मिला देते हैं। देखिए, ये कैलगन तो दूसरी विधि है, दूसरी विधि को हम लोग नीचे लिख देते हैं, कैलगन विधि। कैलगन विधि, इन दोनों का आपको फार्मूला भी याद रखना बहुत जरूरी है। कैलगन विधि में हम क्या करते हैं? जल की अस्थायी कठोरता के साथ हम लोग कैलगन मिला देते हैं। अब देखिए, परम्यूटेड का पूरा जो फार्मूला है पहले वो जान लीजिए। Na2Al2 Si2O8, ये Al2 Si2O8, ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको कहते हैं। यही क्या है? जियोलाइट कहा जाता है, या इसको हम परम्यूटेड भी कहते हैं, या इसको हम लोग Na2Z से भी दिखाते हैं, Na2Z से शॉर्टकट में दिखाते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। देखिए, कैलगन का क्या नाम है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। मतलब इसको हम लिख सकते हैं Na2PO3 का होल 6 टाइम रहता है, ठीक है, इस तरह से। या फिर इसको हम लिख सकते हैं Na6P6O18, ये होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? जल की अस्थायी कठोरता के साथ हम लोग कैलगन मिलाते हैं, तब भी उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। या फिर उस जल की अस्थायी कठोरता के साथ हम लोग परम्यूटेड मिलाते हैं या जियोलाइट मिलाते हैं, तब भी उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अब देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के और भी इलाज हैं। जैसे देखिए, आयन एक्सचेंज, मतलब आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि, ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। दूसरी क्या है? संश्लेषित रेजिन विधि। संश्लेषित रेजिन विधि, इससे भी क्या करते हैं हम लोग? जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, तो सब आपके सामने हैं। आप इनसे आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, यदि आपको इसके बाद भी कुछ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, अब बता दें कि ये वीडियो नंबर 2 है, मतलब हाइड्रोजन जो टॉपिक है, जो लेसन है, इसका ये दूसरे नंबर की वीडियो है। और फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे हाइड्रोजन पराक्साइड के साथ, डाई हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे और भारी जल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों पहली बार चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पूरे लेसन की वीडियो कई पार्ट में होकर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके पहले की भी लेसन्स की अलग अलग पार्ट में वीडियो आपको अपलोड की गई हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।